सर, शुभेंदु अधिकारी ने तो सत्ता संभालते ही जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में सफाई अभियान शुरू किया है, उसने तो सबको चौंका दिया है। आप देखिए टीएमसी के कितने सारे नेता हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं, और अभी उनका एक और ममता बनर्जी का बड़ा नजदीकी नेता है शमीम अहमद। आप सोचिए उसके घर में बेसमेंट में क्या क्या नहीं मिला है। सोना ही सोना मिला है सर। यहाँ पर पीएम मोदी कह रहे हैं कि सोना खरीदना बंद कर दो, और वहां पर ममता बनर्जी के चमचों के पास सोने का भंडार है। बिल्कुल, जैसा कि होता है जब किसी तानाशाह का पतन होता है तो उस तानाशाहों जैसा हमने मतलब गद्दाफी और सद्दाम हुसैन इनकी कहानियां सुना करते थे ना, कि जब उनका पतन होता है तो फिर वहां पे उनके बेडरूम और उनके कहाँ कहाँ जो सोना और हालांकि दिल्ली में भी हमने देखा ही है, दिल्ली में भी एक मिलता जुलता व्यक्ति है, तो इस तरीके की कहानियां निकल के आती हैं। और जो शमीम अहमद है इनकी तो विशेषताएं और भी हैं। तृणमूल की तो पूरी देश को पता चल चुका है कि कैसे जो अभिषेक बनर्जी का एक पूरा तंत्र चलता था जिसमें सोने की तस्करी होती थी, थाईलैंड से आते थे, उनको पूरा एक ग्रीन कॉरिडोर मिलता था, एयरपोर्ट पे कोई तलाशी नहीं होती थी वगैरह वगैरह। लेकिन जो शमीम अहमद है, शमीम अहमद की कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक बहुत छोटे मोटे कार्यकर्ता है, कोई बहुत बड़े इनका वो काम नहीं है, लेकिन इनका काम सबसे महत्वपूर्ण था तृणमूल की पूरी व्यवस्था में, जिसके कारण तृणमूल हमेशा सत्ता में रह सके। 10-15 साल तक उसने शासन किया इसी व्यवस्था के आधार पर, और आगे भी वो 15 साल क्या 50 साल तक वो सत्ता में रहे। इस व्यवस्था को शमीम अहमद जी चलाते थे। हावड़ा के पास एक शिवपुर नाम की जगह है और वहां के ये वाशिंदे हैं। और ये इनको कहा जाए जिसके लिए चुनाव के दौरान जो पूरी तरह से बमबाजों का जो उनकी टोली थी जो मोटरसाइकिलों पर निकलती थी, और उनको चुनाव आयोग ने मोटरसाइकिल पे ही रोक लगा दी और वो लाचार हो गए थे, वो बम नहीं फेंक पाए थे। पूरे पूरे बंगाल चुनाव में बमबाजी की एक भी घटना नहीं हुई, कहीं पे भी कोई कंट्री मेड बम किसी ने किसी पर नहीं फेंका। ये वही सज्जन है, उसी व्यवस्था के सरगना, उसी व्यवस्था के कर्ता धर्ता, उसी व्यवस्था के संचालक शमीम अहमद जी। तो अब इनको जो है, और इनकी विशेषता यह है कि रामनवमी पे जो हमले होते थे हावड़ा में हर साल लगभग 3-4 सालों में, और ये इनको एनआईए भी अरेस्ट कर चुकी है, क्योंकि राज्य सरकार से कोई कोऑपरेशन नहीं मिलता है, कोई जांच में कोई नहीं, तो छूट ही जाएंगे तो छूट जाते थे। लेकिन अंततः ये रामनवमी पर होने वाले हमलों के मास्टरमाइंड थे। ये चुनाव में बमबाजों के सरगना थे। कहां पे कौन तैनात होगा, कहां पे किस जगह कौन बम फेंकेगा, उनकी ड्यूटी लगाना इन्हीं का काम था। तो ये ममता बनर्जी के किसी मंत्री और किसी भी दूसरे पार्टी के पदाधिकारी से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिसपे तीसरे चौथे दिन ही देखा जाए तो जिसपे तक प्रशासन और पुलिस का शिकंजा पहुंच गया। अब मजेदार इनका ये जो तहखाना है वो है, क्योंकि जब देखिए सच्चाई यही है कि पुलिस को सब पता होता है। जो स्थानीय पुलिस जानती है कि कौन किस कितने उसमें है, कितने पानी में है, तो पुलिस सीधे इनके जो एक लकड़ियों का ढेर उन्होंने बना रखा था और ये इनकी अय्याशी की जगह थी। अब देखिए ऐसे दृश्य हम तो फिल्मों में देखते थे। अभी कुछ दिन पहले जो एक बंगाल फाइल्स फिल्म आई थी जो विवेक अग्निहोत्री की, उसमें भी दिखाया इसी तरीके का कि एक दृश्य एक मुस्लिम नेता है जिनके पास जब वो जाते हैं जब जांच एजेंसी, और वो किस तरीके से अय्याशी से पूरे जीवन को जी रहा है। तो ये बिल्कुल वही दृश्य है कि जिसमें उसके पास सोने के का बिस्तर है, सोने की गोल्ड प्लेटेड चादरें भी। देखिए भगवान जाने इस सोने की चादरों पर सोता कैसे रहा होगा ये। और मोदी जी कह रहे हैं सोना मत खरीदो, और यहाँ देखिए क्या अय्याशी है। मतलब असली बंगाल में तो मतलब क्या कहें, इसको तो राम राज आया हुआ है कि एक छोट भैया, एक बमबाज, एक गुंडा जो है वो सोने पे सो रहा है। तो बाकी यूपी और बाकी बिहार के गुंडे जो है और बदमाश और जितने भी होंगे इसकी किस्मत पे जल रहे होंगे कि भाई इतना तो पैसा हमने बटोरा ही नहीं। तो ये है इनके। तो खैर अब इनकी पाप की लंका, सोने की लंका, वहां पर अब ये जलने का समय आ गया। पुलिस पहुंच चुकी है। अब वही पुलिस जो तक इनको प्रोटेक्शन दे रही थी, जो इनके बमबाजी में इनको बचा रही थी, जो एनआईए से बचा रही थी, अब वही पुलिस जो है जूते पहन के इनके इस शीश महल कहें या स्वर्ण महल कहें, जो भी कहें, उसमें पहुंच गई है। और अब इसका क्या होगा अब आप जानती हैं कि अब कोई बचाने वाला उनका है नहीं। बाकी ये सिर्फ एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है पूरे बंगाल में ऐसे नमूनों की, ऐसी कहानियों की कोई कमी नहीं है। अभी सैकड़ों कहानियां अगले लंबे समय तक ही आएंगी। ऐसे हर जो छोटा मोटा जो टोलाबाज हो या फिर जो इनका जो बूथ लेवल का जो एक कार्यकर्ता होता था, वो छोटा मोटा धन पशु है। भले ही बंगाल में लोग गरीब थे, भले ही लोगों के पास व्यापार नहीं था, रोजगार नहीं था, लेकिन ये लोग तो पूरे सोने चांदी में तुल रहे थे। तो उनका भी ये सोना चांदी निकलेगा तो अच्छा ही है, देश देखेगा ये तमाशा। और पहले भी देखा है, क्योंकि जो जिस तरीके से गायों की तस्करी में जो अणुव्रत मंडल का नाम था, नोटों के पूरे बंडल मिलते थे, इसी तरीके से बाकी भी इनके जितने भर्ती घोटालों में इन्होंने जितने करोड़ों लाख अरबों का लाखों रुपए का जो घोटाला किया, उसमें भी कितनी बरामदगी सबने देखी है मीडिया में। तो ये अभी शुरुआत है, अभी तो मतलब पार्टी शुरू हुई है।
बिल्कुल, अभी तो ये पार्टी शुरू है, लेकिन जैसे आपने बमबाजों का जिक्र किया, हमने चुनाव के दौरान भी बात की थी, 800 बमबाज पकड़े गए थे और आप याद कीजिए कैसे कल्याण बनर्जी चीखते चिल्लाते कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे थे कि अगले 24 घंटे में इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। कुछ नाम दिए थे उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में कि इनको ना गिरफ्तार किया जाए। तो तब कलकत्ता हाईकोर्ट ने यही कहा था ना कि जो दोषी होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो अगर ये शमीम अहमद जो है ये अगर सरगना है उन बमबाजों का, तब तो ये बड़े सारे राज खोलेगा पुलिस के सामने, बताएगा कैसे नेटवर्क काम करता था, कहां कहां इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। क्योंकि चुनाव के दौरान एक भी धमाका तो नहीं हुआ, एक भी बम ये फेंक नहीं पाए, लेकिन मिले तो थे ना, बरामद तो हुए थे बम। तो किसने तैयार किया, कैसे तैयार किया, ये सारे राज तो खुलेंगे। बिल्कुल, ये तो अब देखिए जांच एजेंसियों पे है, पुलिस बंगाल पुलिस किस तरीके से काम करती है इस पे है। और खुलेंगे तो सारी चीजें खुलेंगी, सारी चीजें, और सिर्फ इन्हीं से नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं। फिरहाद हाकिम है, पार्था चटर्जी हैं, अड़ुरत मंडल तो पहले ही उनका मतलब खोंचे में आ चुके हैं। और करीब करीब 1.5-2 दर्जन से अधिक लोग हैं जो कि सीधे प्रमुख तौर पर जिनका नाम आता है। ये तो उनके छिपे हुए नगीना था ये शमीम अहमद, जो महत्वपूर्ण बहुत था लेकिन मीडिया में कोई जानता नहीं था। इसने बाकायदा एक ब्रिगेड बना रखी थी 700-800 लोगों की, जिसमें जैसे आपको याद होगा हम लोग जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा भाई 800 ही क्यों, 825 क्यों नहीं, 1000 क्यों नहीं, 1500 क्यों नहीं, 800 को ही क्यों पुलिस ने पकड़ा? क्योंकि 800 की ट्रेंड ब्रिगेड थी, ये बमबाजों की ब्रिगेड। हर अपराधी, हर गुंडा बदमाश बम नहीं फेंक सकता। बम फेंकना एक हाई स्किल, जिसके लिए मोदी जी जो है वो स्किल इंडिया जैसी योजनाएं चलाते हैं, तो ममता जी ऐसी स्किल इंडिया योजना चला रही थी जिसके 800 लाभार्थी थे, वो बम फेंकने के एक्सपर्ट थे। वो बम बहुत सफाई से फेंकते थे, उनके हाथ में बम नहीं फटता था। तो ये उसी के जो स्कीम थी उसके 800 लोगों की सरगना थे। और निश्चित रूप से अभी बाकी भी जितने नाम हम लोगों ने लिए, मदन मित्रा और भी जो ये सागरिका घोष और महुआ मोइत्रा जैसी जो है बहुत कुछ बातें कर, वो बहुत ज्यादा यहाँ से फड़फड़ा रही होती हैं, तो इनका भी कहीं ना कुछ तो इंटरेस्ट बंगाल में, चाहे वो करप्शन के रूप में चाहे किसी और इंटरेस्ट में, इनका फंसा तो होगा ही। तो बहुत लोगों के नाम, बहुत लोगों के काम, बहुत लोगों की करतूतें, सब कुछ सामने आने का समय है ये। और फिर शुभेंदु अधिकारी ने अब तो जो 3 बड़े घोटाले हैं पश्चिम बंगाल के, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम और कोऑपरेटिव स्कैम, इन तीनों में जो अधिकारी शामिल रहे हैं भ्रष्टाचार में, जिनको ममता बनर्जी हमेशा बचाने में लगी रहती थी, अब उन पर भी शिकंजा कस गया है। सीबीआई को खुला हाथ दे दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सीबीआई को पूरी परमिशन मिल गई है। और याद कीजिए सीबीआई पर तो बैन लगा रखा था ममता बनर्जी ने। देखिए ममता बनर्जी ने तो किस पे बैन लगा रखा था। अब सोचिए, अब कहानी आ रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सुनकर कि बंगाल में अभी तक बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता जो पूरे देश में लागू हुई है वो भी फ्लोट नहीं हुई थी। पहले कैबिनेट के फैसले में वो भी था कि भारतीय दंड संहिता जो है, वो भारतीय न्याय संहिता जो है वो बंगाल में लागू होगी। बंगाल में तो और भी कई चीजें जो थी वो करीब करीब इन्होंने उज्ज्वला के सिलेंडर नहीं दे रखे थे। जो मतलब इसमें क्या समस्या भाई, गरीब महिलाओं को सिलेंडर मिल जाएगा आपके राज्यों के में, लेकिन उज्ज्वला के सिलेंडर बैन कर रखे थे। तो ममता बनर्जी अगर उज्ज्वला से लेकर सिलेंडर बैन करके भी बंगाल में महिलाओं की हितैषी बनी हुई थी, तो ये तो महिला उनको इसके लिए ही मोदी जी को चाहिए कि जैसे मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण दिया था, वैसे ममता बनर्जी को भी कोई पद्म भूषण या कुछ नहीं तो प्रशांत भूषण जैसा पुरस्कार दे दें। क्योंकि भाई इतना योग्यता तो किसी नेता के अंदर क्या ही होगी कि मतलब उज्ज्वला योजना तो मतलब एक हार्मलेस योजना थी जिसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं। भाई गैस सिलेंडर मिलेगा, गरीब महिलाओं को मिलेगा, लकड़ी चूल्हे से बचेंगी, और ठीक है थोड़ा मोदी जी नाम ले जाएंगे, थोड़ा आप भी उसमें नाम ले लेती है अपना, भाई देंगे तो आप ही के अधिकारी उस योजना को लागू करेंगे। लेकिन नहीं, मतलब इस लेवल का, और सिर्फ बंगाल को उन्होंने एक जगह पे नहीं मतलब कई स्तरों पर उन्होंने भारत से एक तरह से काट के तो रखा ही था। रही बात इन घोटालों की, तो भाई देखिए अब ये जो पहला जो टीचर्स भर्ती घोटाला, इस पे जो भर्ती हुई थी 25,000 टीचरों की, पता चला था कि पूरे के पूरे, मतलब पूरे तो नहीं लेकिन अधिकांश टीएमसी के लोग थे। टीएमसी के लोगों ने जिनसे पैसा लिया, लाखों करोड़ों रुपए में सबसे डील हुई, उनसे पैसा लिया, उनको नौकरी दी, और सबकी पूरी की पूरी भर्ती पहले कलकत्ता हाई कोर्ट से कैंसिल हो जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी उस पर मुहर लगाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है जब मुहर लगाता है तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो है, एक ऐसी टिप्पणी उस समय सुप्रीम कोर्ट ने की थी जो भारत के इतिहास में किसी भी कोर्ट ने, किसी न्यायपालिका के किसी भी जज ने कभी किसी राज्य सरकार या कभी किसी सरकार या कभी किसी सार्वजनिक संस्था के बारे में वो टिप्पणी नहीं की है जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी। उस टिप्पणी की कोई चर्चा नहीं हुई। उसमें उन्होंने कहा था कि ये एक सिस्टमेटिक फ्रॉड है। फ्रॉड मतलब कि सरकार को कहा था कि बंगाल में एक सिस्टमेटिक फ्रॉड चल रहा है, सरकार के नाम पर एक सिस्टमेटिक फ्रॉड चल रहा है। सरकार को वो कहते हैं, तरह तरह की घुड़की देते हैं, कई बार कुछ टिप्पणियां बहुत कड़वी करते हैं, लेकिन एक सरकार को फ्रॉड, जालसाज कहना, ये पहली बार कभी ये शब्द क्योंकि ये न्यायिक शब्द नहीं है।
फ्रॉड जो होता है एक अलग तरह का शब्द होता है, एक टेक्निकल टर्म होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो कितनी पीड़ा से और कितनी समस्या में आकर कहा होगा, ये सोचने वाली बात है। तो मतलब ठीक है, हम अपनी आम बोलचाल में किसी को फ्रॉड बोलते हैं, चोर बोलते हैं, लेकिन जब आप कोर्ट में होते हैं तो चोर का एक मतलब एक धारा होती है, फ्रॉड का मतलब एक धारा होती है। तो बोलने से पहले शब्दों को तौलना पड़ता है और उसके आधार पर उसके कानूनी पहलुओं को भी देखना पड़ता है। तो ये इस तरह की टिप्पणी इस टीचर्स घोटाले में, ममता बनर्जी ने पूरी कोशिश की थी इनको बचाने की, क्योंकि पैसे इन्होंने लिए थे, इसमें सारे तमाशे इसमें भी किए थे जो एसआईआर में किए, म्युनिसिपल स्कैम में भी यही लोग भर्तियों की जो मतलब अपने ही कैडर को देना या फिर उनसे पैसे लेकर लोगों से देना। तो हर स्तर पे उन्होंने ये करप्शन किया और निश्चित रूप से अब तो हिसाब देने का समय है। तो ममता बनर्जी तिलमिलाएंगी जब कार्रवाई होगी। तो वही मीडिया जो इन सब योजनाओं का बेनिफिशियरी भी था, वही तंत्र जो इन सब योजनाओं का बेनिफिशियरी भी था, तुरंत देखिएगा अभी अगले कुछ दिन में श्योर होगा कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जब ये एक ऐसा नैरेटिव होता है जो तुरंत लोग भूल जाते हैं और तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार शुभेंदु अधिकारी तो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश के अगर इसको उदाहरण से तुलना करें तो गोमती रिवर फ्रंट घोटाला था, जो आपका ये यमुना एक्सप्रेसवे घोटाला, यमुना कह रहा हूं, यमुना के आगे जो लखनऊ एक्सप्रेसवे था वो भी घोटाला था। लेकिन उन घोटालों में कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि अगर वो घोटाले की कार्रवाई पर उनके असली दोषियों तक पहुंचते, छोटे मोटे अधिकारियों को उठा के टांग दो वो तो एक अलग आसान है, लेकिन जब आप असली दोषियों तक पहुंचते हो तो एक बहुत फेक नैरेटिव, बहुत योजनाबद्ध तरीके से चलाया जाता है जिसके प्रभाव में जनता भी आ जाती है, न्यायपालिका भी आ जाती है और कहीं ना कहीं इसका लाभ इन सबको मिल जाता है। 2G घोटाला, CWG घोटाला, कोयला घोटाला, इन सब में अगर आज लोग बच गए तो उसके पीछे इस नैरेटिव बिल्डर्स का बड़ा भारी योगदान होता है। तो इसलिए मेरा बस ये कहना है कि इनमें भी मतलब मैं थोड़ा सा इस मामले में निराशावादी हूं कि इनको न्याय होगा या नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए क्योंकि एक फ्रॉड था जो जनता के साथ किया गया था। सीधे सीधे जनता ठगी गई थी, जनता से पैसे लिए थे। और चलिए अगर एक मान लिया आप गोमती रिवर फ्रंट बनाते हो तो मेरी पॉकेट से आपने क्या लिया, इनडायरेक्टली तो लिया, लेकिन मुझसे सीधे नहीं लिया। यहां पर तो कोई एक गरीब व्यक्ति चाहता है अपनी पूरी जीवन की कमाई किसी टीएमसी के गुंडे के पैरों में रखता है कि मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, और फिर उसके बाद उसकी भर्ती कैंसिल हो जाती है और पैसे भी उसको नहीं मिलते, ना नौकरी मिलती है ना उसका पैसा बचता है। तो इस लेवल की जब ठगी कर रहा है कोई राजनीतिक दल या कोई सरकार, तो अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो किस पे होगी। लेकिन सर जो टीचर्स रिक्रूटमेंट घोटाला था वो भी तो ऐसा ही था, कितने लोगों ने लाखों लाखों रुपए की रिश्वत दी और फिर नौकरियां मिली और उसके बाद आप याद कीजिए उनसे कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरा पैसा जो वेतन के तौर पर मिला उसको वापस करो। और उसमें वो अनुव्रत मंडल, उसकी बेटी तक उसमें शामिल थे, उसकी बेटी को भी ऐसी नौकरी मिली थी। उन दौरान मैंने बहुत स्टोरीज की थी कि वो घर बैठी रहती थी और तनख्वाह आती रहती थी। तो आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर ये घोटाले हुए और कोऑपरेटिव स्कैम भी ऐसे, पब्लिक को ही चूना लगाया इन लोगों ने। लेकिन सर सीबीआई की जो एंट्री बैन कर रखी थी ममता बनर्जी ने, सीबीआई घुस नहीं पाती थी। अब तो ग्रीन सिग्नल मिल गया है ना सीबीआई को, अगर किसी मामले में उनकी जरूरत है तो सीधे सीधे वो जाकर कार्रवाई कर सकते हैं, जो भी अपराधी हो, चाहे वो किसी भी पद पर बैठे हो। देखिए सीबीआई एक फेडरल एजेंसी है जिसको किसी भी राज्य में कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाकर एक बेसिक कानूनी कार्रवाई होती है, क्योंकि वहां का ज्यूरिडिक्शन एक वहां की राज्य सरकार का होता है, राज्य पुलिस का होता है। उसके बाद तो जांच का अधिकार है ही है, किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। आज भी सीबीआई की विश्वसनीयता है, आज भी सीबीआई जांच में ज्यादातर कुछ अपवादों को छोड़ दे तो ज्यादातर में सत्य सामने आ ही जाता है। सीबीआई बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है इस मामले में, उनकी पूरी लीगल प्रोसेस कभी भी, अब ठीक है उनको तोता कह दो या जो भी कह दो, अनाप शनाप कुछ भी बोलने में समस्या नहीं है, लेकिन जो भी करते हैं वो कुल मिलाकर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, कुछ अपवाद निश्चित रूप से है। तो अब उसमें सीबीआई को अगर इन्होंने रोक रखा था तो अपने उन पापों को छुपाने से ज्यादा ममता बनर्जी की नीयत, अपनी जो मानसिकता उनकी ग्रेटर बांग्लादेश की मानसिकता थी, जिसमें वो मान ही नहीं रही थी कि वो इस भारत का हिस्सा है। जब वो भारत का हिस्सा नहीं है तो फिर वो सीबीआई ईडी को कैसे घुसने देंगी, फिर वो भारत की सेना को कैसे घुसने देंगी, फिर वो भारत के चुनाव आयोग को कैसे आने देंगी। उनका तो बस चलता, तो अगर इस चुनाव में भी जीत जाती तो अगले चुनाव तक आते थे, वो अपना चुनाव आयोग अलग बना लेती, और बना ही रखा था ना। 2021 जो 21 का चुनाव हुआ था उसे बंगाल का जो चुनाव अधिकारी था, चुनाव आयोग था, वो एक तरह से उन्हीं के चुनाव आयोग की तरह काम कर रहा था। एक मुस्लिम सज्जन थे जो कि काफी उनको लेकर कई तरह के आरोप हैं जो बताते हैं कि वो एक तरह से उन्हीं के कई इशारों पर चल रहे थे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी नाम की हो रही है तो वो है शुभेंदु अधिकारी। सत्ता संभालते ही जिस तरीके से उन्होंने बंगाल में कार्रवाई का अभियान शुरू किया है, उसने टीएमसी खेमे में हड़कंप मचा दिया है। एक के बाद एक टीएमसी नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, पुराने मामलों की फाइलें खुल रही है, और अब ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले शमीम अहमद का नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि शमीम अहमद के ठिकानों से भारी मात्रा में सोना और महंगी संपत्ति मिली है।
तहखानों में छिपा सोना, आलीशान कमरे और ऐशो-आराम की ज़िंदगी देखकर लोग दंग रह गए। पीएम मोदी देशवासियों से सोना की खरीद को लेकर सावधानी बरतने की बात करते हैं, लेकिन बंगाल में टीएमसी के नेताओं और उनके करीबी लोगों के पास सोने का ऐसा ज़खीरा मिलने के बाद अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर इतनी दौलत आई कहां से। शुभेंदु अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बरसों से अत्याचार और हिंसा का जो नेटवर्क खड़ा किया गया था, अब उसकी परतें खुलनी शुरू हो चुकी है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, आने वाले समय में और बड़े खुलासे होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक शमीम अहमद कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं था। हावड़ा और शिवपुर इलाके में उसका नाम लंबे समय से चर्चा में था। रामनवमी हिंसा से लेकर चुनावी बमबाजी तक कई मामलों में जांच एजेंसियां उसका नाम जोड़ती रही है। कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान मोटरसाइकिल गैंग तैयार किए जाते थे। इनका काम था वोटिंग बूथों पर दबाव बनाना, डर का माहौल तैयार करना और विरोधियों को कमज़ोर करना। लेकिन इस बार चुनाव आयोग के सख्ती और सुरक्षा एजेंसी की निगरानी के कारण हालात अलग रहे। सैकड़ों संदिग्धों को पकड़ा गया, बड़ी संख्या में देसी बम बरामद हुए और पहली बार बंगाल में अपेक्षाकृत शांति चुनाव देखने को मिला। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी बार बार ये दावा करते रहे कि बंगाल में हिंसा और डर का पूरा सिस्टम खड़ा किया गया था। अब जब कार्रवाई शुरू हुई है तो उसी सिस्टम के लोगों तक पुलिस और जांच एजेंसियां पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस सीधे उन ठिकानों तक पहुंची जहां से कथित तौर पर यह नेटवर्क संभाला जाता है। यही वजह है कि अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। दोस्तों, बंगाल में पहले भी कई बड़े घोटाले सामने आ चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी अब उन मामलों को लेकर खुलकर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जिन अधिकारियों और नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। दोस्तों, दूसरी तरफ टीएमसी इन कार्रवाइयों को राजनीतिक बदले की भावना बता रही है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष एजेंसियों का इस्तेमाल कर राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन जनता के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सब कुछ गलत नहीं था तो इतनी बड़ी बरामदगी क्यों हो रही है, इतने घोटाले बार बार सामने क्यों आ रहे हैं। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी की सक्रियता के बाद बंगाल की राजनीति में माहौल तेज़ी से बदलता दिखाई दे रहा है। जो नेता पहले खुद को सुरक्षित मानते थे, अब उनके बीच डर का माहौल है। विपक्ष का दावा है कि बंगाल में अब सफाई अभियान शुरू हो चुकी है, वहीं टीएमसी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है। लेकिन दोस्तों, इतना तय है कि बंगाल की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।